हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना महामारी में आप लोग घर पर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और घर पर रहकर आपको स्टडी करना है, ठीक। तो पिछले क्लास में हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा पिछले क्लास में हम लोग क्या स्टडी किए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग ये स्टडी किए थे कि राउल्ट का जो नियम होता है वो हेनरी का ही नियम है, कैसे, ठीक है। मतलब कि राउल्ट का नियम एक हेनरी के नियम का एक विशेष स्थिति है, कैसे, इसके बारे में स्टडी किए थे, ठीक है। और वहाँ आपको बताया गया था कि राउल्ट और हेनरी के नियम के द्वारा जो लिखा गया समीकरण था उसमें मात्र पी नॉट और के एच में डिफरेंस था। अगर वो दोनों किसी तरह से अगर समान हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, हम कह सकते हैं कि राउल्ट का नियम हेनरी का नियम का एक विशेष स्थिति है, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं पिछला वीडियो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपका इसके जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर अगर छूट गया है तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप लोग लेक्चर को लगातार देखते रहिए, ठीक है, ठीक है। तो आज का जो आपका हेडिंग होगा आप इसे नोटबुक में नोट कीजिएगा। आज का जो मेरा हेडिंग है उसका नाम है अउरणशील ठोसों का द्रव्य में विलयन एवं उनके वाष्प दाब। आज का मेरा जो हेडिंग है वो क्या हो गया, अउरणशील ठोसों का द्रव्य में विलयन एवं उनके वाष्प दाब। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग दे दिए, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। चलिए हेडिंग दे दिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये काम करते हैं, ये जो आपका विलयन बनने वाला है इस विलयन में देखिए होगा क्या कि आपका जैसे मान लीजिए कि आपका एक बर्तन हो गया, ठीक है। इसमें जो आपका विलायक जो होगा, विलायक यहाँ पर जो विलायक है, विलायक, ये जो विलायक होगा ये क्या होगा, अवाष्पशील होगा। ये विलायक क्या होगा, अवाष्पशील। लेकिन आपका जो विलेय होगा, आपका जो यहाँ पर विलेय होगा वो कैसा होगा, पहला नंबर कि वो ठोस होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोला गया है ठोस। और दूसरा, ठोस होने के साथ ये क्या होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू, अवाष्पशील, ठीक है। आप अपने से इसको नोट कर लीजिएगा, नीचे अवाष्पशील लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, अवाष्पशील, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, फिगर को नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अवाष्पशील विलेय जो है, अवाष्पशील जो ठोस है वो जेनेरली क्या है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, यूरिया हो गया, NaCl हो गया, या शुगर हो गया जिसको आप लोग शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये अवाष्पशील ठोस को, अगर इस अवाष्पशील ठोस को किसी अवाष्पशील द्रव्य में क्या कर दे, इस सबको मतलब बारी बारी से एक साथ नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि किसी एक को इसमें अगर मिला देते हो, तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अवाष्पशील ठोस का कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए और लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवाष्पशील ठोस का कुछ एग्जाम्पल है वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि एक बर्तन लिया गया है और उस बर्तन में क्या लिया गया है, एक विलायक लिया गया है। क्या लिया गया है, विलायक। और विलायक क्या है, द्रव्य है, ठीक है। और द्रव्य कैसा है बाबू, वाष्पशील है, ये वाष्प में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। वहीं पर जो हम लोग विलेय जो मिला रहे हैं वो क्या है बाबू, ठोस है। और ठोस कैसा है, वो अवाष्पशील है, वो वाष्प में परिवर्तित होगा ही नहीं। तो जब विलेय यानी कि ठोस, अवाष्पशील ठोस जब वाष्प में परिवर्तित होगा ही नहीं तो उसके कारण वेपर प्रेशर होगा। आप ही सोचिए, जब वो वेपर में बदलेगा ही नहीं, जब आपका विलेय, चूँकि वो ठोस है, अवाष्पशील है और वो वेपर में बदलेगा ही नहीं, तो वो वेपर में नहीं बदलेगा तो उसके कारण वेपर प्रेशर होगा, नहीं होगा। यानी कि तुम कह सकते हो कि सर जब ये वेपर में नहीं बदलेगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ द्रव्य है, जो मेरा द्रव्य है वही वेपर में बदलेगा। तो बिल्कुल सही, देखो द्रव्य को हम लोग ग्रीन कलर से दिखाए हैं और यहाँ पर गैसेस स्टेट में जो द्रव्य है यहाँ पर डॉट से दिखाया गया है, ठीक है। वो यहाँ डॉट नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ये जो डॉट से दिखाया गया है ग्रीन कलर से, वही यानी कि सिर्फ द्रव्य ही वेपर में बदला है। यानी कि
जब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब किसी द्रव वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील ठोस विलय मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, जो कुल प्रेशर होगा, यहाँ पर कुल प्रेशर यहाँ लिखा हुआ है, जो कुल प्रेशर होगा वो सिर्फ किसके कारण होगा, किसके कारण होगा बाबू, तो सिर्फ द्रव विलय के कारण होगा। क्यों द्रव विलय के कारण होगा, इसलिए होगा क्योंकि सिर्फ द्रव विलायक जो वाष्पशील है वही वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। इसी कारण जो टोटल प्रेशर आएगा विलयन का वो सिर्फ विलायक के कारण ही होगा। ठीक है, तो इसके बगल में यहाँ पर हम इस बात को यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जब, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, जब किसी अउरणशील ठोस को किसी द्रव विलायक में घुलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब सिर्फ विलायक यानी कि द्रव के कारण होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया। मेरी बात समझ में आ गया? यानी सिंपल वे में समझिए कि जब किसी अउरणशील द्रव विलायक में अवाष्पशील या अउरणशील ठोस घुलाया जाता है या मिलाया जाता है तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा सिर्फ और सिर्फ विलायक यानी कि द्रव के कारण होगा। बस काम खत्म, इतना ही है। मेरी बात समझ में आ गया? ठोस अवाष्पशील ठोस विलय के कारण नहीं होगा क्योंकि यह अवाष्पशील है, यहाँ पर लिखा भी है। मेरी बात समझ में आ गया? यानी टोटल जो वेपर प्रेशर होगा सिर्फ किसके कारण होगा, सिर्फ होगा आपका द्रव वाष्पशील विलय के कारण। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिगर को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, पहले इसको जो लिखा हुआ है यहाँ एरो देकर उसको नोट कीजिए और उसको नोट करने के बाद इस फिगर को बनाइएगा। यानी ये आपका हो गया ये पहला नंबर और ये आपको उतारने के लिए क्या हो गया, दूसरा नंबर। जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं कि सर तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा सिर्फ विलायक के कारण वाष्प दाब के बराबर होगा। तो हाँ, बिल्कुल आप सही सोचिए, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो सिर्फ द्रव विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि विलय के कारण तो होगा नहीं, विलय तो ठोस है, विलय ठोस होने के साथ अवाष्पशील है। मेरी बात समझ में आ गया? यानी कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो सिर्फ किसके होगा, विलयन में विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो नोट करते हैं। ठीक है, तो अतः हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलयन में विलायक के वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर हो गया। यानी कि विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ गया बाबू? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए राउल्ट का नियम को हम इसके लिए इस प्रकार के विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या हो सकता है। तो राउल्ट का नियम क्या होगा, कुछ नहीं होगा और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके लिए राउल्ट का नियम क्या होगा। ठीक है, तो राउल्ट का नियम यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि वही बात है कि अउरणशील विलय युक्त किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, तो राउल्ट साहब ने ही बताया कि अगर उसमें अवाष्पशील या अउरणशील अगर विलय है, ठीक है, तो उस विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा सिर्फ विलायक के मोल अंश पर डिपेंड करेगा और विलायक का मोल अंश जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो विलयन यानी कि विलयन का वाष्प दाब यानी पी सॉल्यूशन जो बराबर होगा वो विलायक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मूल अंश के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। यानी पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट विलायक इंटू एक्स विलायक। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर विलयन अगर द्रव ए होता तो आप सब भी मतलब ये भी कह सकते थे कि पी ए इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एक्स ए। वही बात हो, यहाँ पर भी वही बात है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो अगला जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका हिंदी होगा आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आज क्या करते हैं कि दोनों के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल कुछ नहीं है,
आराम आराम से समझेंगे, सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आदर्श विलयन क्या है? ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आदर्श विलयन के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आदर्श होता क्या है। हर आदमी के, हर व्यक्ति के कोई ना कोई उनके आदर्श होते हैं। आदर्श व्यक्ति वो होता है जिसका भाई जो मतलब जिसका कुछ खास नियम हो, वैसे ही लोग हमारे आदर्श होते हैं जो खास नियम एवं विचार एवं सिद्धांतों पर चला करते हैं। ठीक है, वैसे लोग हमारे क्या होते हैं? आदर्श होते हैं। जैसे हम लोग के आदर्श हैं, हम लोग के आदर्श हो सकते हैं स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, श्रोडिंगर साहब, APJ अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे जो वैसे लोग हैं जो हमारे क्या है? आदर्श हैं। ठीक है, उनके नियमों एवं आचरण का हम लोग पालन करते हैं। ठीक है, तो आदर्श व्यक्ति वैसा होता है जिसका कुछ नियम होता है, रहने सहने का, हर चीज़ का उसका नियम होता है। ठीक है, तो विलियन, आदर्श विलियन क्या हो गया? तो आदर्श विलियन का भी कुछ नियम होता होगा। ठीक है, तो आदर्श विलियन जो होता है वो क्या करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलियन कैसा विलियन होता है? जो क्या करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलियन, और जो नहीं करता है वो अनादर्श विलियन। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलियन कहलाता है। यानी कि सिंपली वे में याद रखिएगा, वैसा विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श विलियन कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गया होगा? यह सिंपली ये ध्यान रखना, वैसा विलियन जो राउल्ट के नियम का क्या करे? पालन करे। ठीक है, ये शॉर्टकट हुआ, लेकिन सभी सांद्रता एवं सभी ताप बोलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, वैसा विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन करे उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श विलियन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी। तो यहाँ पर आपके कुछ महत्वपूर्ण आदर्श विलियनों का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आदर्श विलियन के उदाहरण, जैसे कि एन हेप्टेन और एन हेक्सेन को दोनों को मिलाएंगे तो ये सामान्यतः ये जो विलियन होता है वो कैसा विलियन बनाता है? आदर्श विलियन बनाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आदर्श विलियन 100% आदर्श विलियन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। पूर्णतः आदर्श विलियन बनाया ही नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, लेकिन ये विलियन जो बनाया जाता है एन हेप्टेन और एन हेक्सेन को जो बनाया जाता है वो आपका लगभग आदर्श विलियन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो वो दूसरा है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तीसरा एग्जांपल की अगर बात करें तो बेंजीन एवं ट्विलीन, ये दोनों को बनाया जाए तो ये लगभग जो विलियन बनेगा वो आदर्श विलियन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये भी जो विलियन बनाते हैं ये लगभग कैसे विलियन होते हैं? आदर्श विलियन होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अगला जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आदर्श विलियन के लिए क्या कोई शर्त भी है क्या? ठीक है, आज मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि आदर्श विलियन के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए और वो क्या क्या शर्त अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो आदर्श विलियन के लिए क्या क्या शर्त है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आदर्श विलियन के लिए क्या क्या शर्त है। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं कॉपी में, आदर्श विलियन के लिए शर्तें। तो आदर्श विलियन के लिए जो शर्त होगा उसमें सबसे पहला शर्त ये होगा कि ये राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वैसा विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श विलियन कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका विलियन जो बना हुआ है दो अवयवों के मिलने से बना हुआ है, एक अवयव ए है जबकि दूसरा अवयव क्या है? बी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि दोनों अवयवों को जब मिलाया गया है तो प्रेशर टोटल कितना होगा? तो प्रेशर टोटल कितना होगा? P0A XA प्लस P0B XB। मेरी बात समझ में आ गया, जो कि हम पहले देख चुके हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट है कि डेल्टा H मिक्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई? डेल्टा H मिक्स 0 का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब द्रव A या फिर अवयव A या
अवयव ए तथा अवयव बी को जब मिलाया जाए तो उसमें ये जो प्रोसेस होना चाहिए नहीं एक्सोथर्मिक होना चाहिए और नहीं इंडोथर्मिक होना चाहिए। मतलब कि ये हुआ कि नहीं उष्मा शोषी होना चाहिए और ना ही उष्मा छेपी होना चाहिए। जब विलेय एवं विलायक को मिलाया जाए विलयन बनाने के लिए, यदि ना जब मिलाया जाए विलेय और विलायक को जब मिलाया जाए विलयन बनाने के लिए, यदि यह घुलने मिलने की प्रक्रिया यदि ना उष्मा शोषी होना चाहिए नहीं उष्मा छेपी होना चाहिए, ठीक है, तो वो आदर्श विलयन बनाएगा। साथ में उनको जब दोनों को मिलाया जाए तो उनके आयतनों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर विलेय 2 लीटर है और विलायक 3 लीटर है तो 2 और 3 5 लीटर हो जाएगा। तो विलयन को भी कितना बनना होगा, 5 लीटर ही बनना होगा। ये नहीं कि 4.5 लीटर बन गया और ये नहीं कि 5.5 लीटर बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना विलेय और विलायक के आयतन का योग होगा उतना ही विलयन बनना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द्रव ए के अणुओं के बीच जो इंट्रैक्शन होगा वही बी के बीच जितना इंट्रैक्शन होगा। तो जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो जब ए बी के बीच जो इंट्रैक्शन होना चाहिए वो सब क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम लोग आगे पढ़े नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आधा घंटा का वीडियो डालिए। ठीक है बाबू, तो आधा घंटा का वीडियो हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने में टाइम लगता है। आप लोग को लग रहा होगा कि 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसको बनाने में उसको आधा घंटा से ज़्यादा का समय लगता है। उसके बाद बनाने के बाद वीडियो को पुनः फिर से देखना पड़ता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई गलतियाँ तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ गया? तो इस बात को अब ध्यान देंगे आप लोग को। ये वीडियो इसमें देखने में भले ही लग रहा होगा 15 मिनट का है, ये क्लासरूम में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें अगर 40 मिनट डील करने में लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि अगर क्लासरूम होता तो उसमें ज़्यादा अच्छा से हम लोग बात कर पाते। ठीक है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो समझ ही रहे ना, ऑनलाइन की तरह ही होगा, इसमें हम लोग तो ज़्यादा बात कर नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए आप लोग अपने ध्यान से पढ़िए और जब भी वीडियो देखिए आराम से कहीं साइड में घर के किसी कोना में जा कर के बैठ जाइए। अब बैठ जाकर कुर्सी टेबल लगा कर वहाँ से आराम से पढ़िए। कॉपी रेडी होना चाहिए, आपके पास बुक भी होना चाहिए। ठीक है, दम कॉपी और पेन आपका दम रेडी होना चाहिए और धीरे धीरे से आप आराम से वीडियो लेक्चर देखते रहिए। और जब समझा रहे हैं तब समझिए और जब बोल रहे हैं कि नोट कीजिए तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद खुद आगे बढ़ जाएंगे हम। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ता हूँ मैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि समझ रहे हैं ना इंटरनेट पर बहुत एक तो वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनादर्श विलयन। देखिए बाबू, अनादर्श विलयन, जैसे कि आदर्श विलयन जब हम पढ़े थे तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि राउल्ट का नियम का पालन करे वो विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक, और अब हम बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन के बारे में, यानी कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो वैसा विलयन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैसा विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है, नहीं करे, अनादर्श विलयन कहलाता है। यानी वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे? अनादर्श विलयन कहेंगे। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे हम क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ अनादर्श विलयन के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ अनादर्श विलयन का उदाहरण दिया हुआ है। जब बेंजीन एवं एसीटोन को जब मिलाइएगा तो ये जो विलयन बनेगा वो अनादर्श विलयन होगा। दूसरा एग्जांपल है वाटर प्लस एथेनॉल, यानी जल एवं एथेनॉल, यानी सिंपल लैंग्वेज में वो समझिए कि जिसको लोग क्या कहता है, दारू कह सकते हैं आप सिंपली। ठीक है, एथेनॉल से ही आप लोग, एथेनॉल और वाटर के मिश्रण से ही हम लोग को जनरली दारू बनता है। ठीक है, तो वाटर और एथेनॉल ये सब मिलने से क्या बनता है आपका? अनादर्श विलयन बनता है। क्लोरोफॉर्म एवं एथेनॉल, इससे भी क्या बनता है आपका? अनादर्श विलयन बनता है। जल एवं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से भी क्या बनता है? अनादर्श विलयन बनता है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है
अनदर सिविलियन के लिए शर्तें। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट, अनदर सिविलियन के लिए शर्तें। जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अनदर सिविलियन के लिए शर्त क्या है। तो अनदर सिविलियन के बारे में अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ गया? राउल्ट के नियम का पालन यह नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, अब बात करते हैं पहला अनदर सिविलियन होने के लिए क्या शर्त है। तो यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि पी टोटल जो होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा। ये जो लिखा गया था ये तो राउल्ट के नियम के अनुसार लिखा हुआ था। चूँकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अतः पी टोटल इसके बराबर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गया? दूसरा नंबर, डेल्टा भी मिक्स इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, डेल्टा भी मैक्स ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब विलेय एवं विलायक को मिलाएंगे तो कुल आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो लीटर विलेय है और 5 लीटर विलायक है। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 7 लीटर होना चाहिए। तो विलियन पता चला कि 7.5 लीटर हो गया, या पता चला कि 6.5 लीटर हो गया। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं हुआ। तो वैसा विलियन जिसके आयतन में परिवर्तन, मतलब विलेय एवं विलायक को मिलाने में यदि आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं हुआ तो वो अनदर्स विलियन होगा। साथ में अनदर्स विलियन को जब बनाया जाता है तो विलेय एवं विलायक को जैसे ही मिलाएंगे तो वो घुलने की या मिलाने की जो प्रक्रिया है वो उष्माशोषी या उष्माक्षेपी हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। और अब मैं बात करता हूँ कि अनदर्स विलियन के प्रकार कितने होंगे। नेक्स्ट टॉपिक वही है मेरा कि अनदर्स विलियन के प्रकार कितने होंगे। मैं इसलिए बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर जब पी टोटल इसके बराबर नहीं होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका भाई आपके बराबर नहीं है हाइट में, आपका भाई या आपकी बहन आपकी हाइट में, मतलब आपकी जो हाइट है, दोनों व्यक्ति के जो हाइट है वो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? या तो आपका भाई आपसे बड़े होंगे या फिर आपका भाई आपसे क्या होंगे? छोटे होंगे। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि पी टोटल पी नॉट ए एक्स और पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बड़ा या छोटा हो सकता है। तो इसी के आधार पर अनदर्स विलियन को 2 भागों में बांटा गया है। मेरी बात समझ में आ गया? तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अनदर्स विलियन के प्रकार। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आगे की पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।